इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला इंग्लिश सब्जेक्ट डिटेक्टिव लिटरेचर का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, अगर इस सब्जेक्ट का ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका आंसर पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस, सब्जेक्ट का नाम है डिटेक्टिव लिटरेचर। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, द मेनाजरी, जो आपके सिलेबस में एक टेक्स्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए, इट हैज to what extent does Doyle's narrative redefine the relations between the sexes and give voice to women's professional aspirations? Justify your stance with relevant examples from the text. तो गाइस, पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में जो टेक्स्ट हैं उन्हें पढ़ना और समझना एक बात है, लेकिन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना ये एक अलग चीज़ है। तो गाइस, आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, द एडवेंचर ऑफ द सॉलिटरी साइकिलिस्ट, रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल। बहुत फेमस टेक्स्ट है। आई एम अज्यूमिंग आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा। क्वेश्चन को आंसर करने के साथ साथ अगर हमें टाइम मिला तो थोड़ी सी ब्रीफ समरी में देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद ये टेक्स्ट अभी नहीं पढ़ा होगा। तो गाइस, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, समझिए क्या पूछा गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या चीज़ पूछी गई है। इसमें पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट डज डॉयल्स नैरेटिव। जब इन्होंने बोला डॉयल्स नैरेटिव, यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि किस टेक्स्ट की बात हो रही है। दैट इज द एडवेंचर ऑफ द सॉलिटरी साइकिलिस्ट। ये जो नैरेटिव है कैसे रीडिफाइन करता है किसको, द रिलेशंस बिटवीन द सेक्सेस, और कैसे वेमेन के प्रोफेशनल एस्पिरेशंस को वॉइस देता है। और जो आप अपना ओपिनियन देंगे, जो आपके व्यूज होंगे, उन्हें आपको जस्टिफाई करना है बाय गिविंग रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, विच इज पॉसिबल ओनली अगर आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ा हो तो गाइज, हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आर्थर कॉनन डॉयल्स famous detective fiction, The Adventure of the Solitary Cyclist, redefines the relations between the sexes and gives voice to women's professional aspirations. How does it do that? By portraying Miss Violet Smith. Guys, आपने पढ़ा होगा Miss Violet Smith कैसी हैं? She is not like other women of those times, है ना? She is bold, courageous. She is a woman who is not financially dependent on anyone. अब थोड़ा सा आप और बताएं इस बारे में कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, क्या नॉर्म्स थे सोसाइटी के, क्या एक्सपेक्टेशन थी, और क्या माइंडसेट था लोगों का, स्पेशली मेल्स का, एंड अकॉर्डिंगली ये कैसे रिएक्ट करती हैं। इसीलिए गाइस, नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि सोसाइटी क्या करती है, जेंडर नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स इम्पोज करती है, और वेमेन से स्पेशली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सर्टेन मैनर में एक्ट करें या बिहेव करें। और when it comes to choosing their life partner, women in most cases don't have a say, यानी उनका ओपिनियन ऐसा लगता है मैटर नहीं करता। अब याद रखिएगा, ये हम मॉडर्न टाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जिस सेटिंग में ये नॉवल लिखा गया है, ठीक है। Women are also confined to the boundaries of the house and their professional aspirations were seldom given any importance. तो ये हमने थोड़ा सा बताया है सोसाइटी के बारे में, वेमेन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन एकदम से कंट्रास्ट में हम बोलेंगे कि मिस वायलेट स्मिथ, द यंग वुमन, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 miles अलोन ऑन हर बाइसिकल। अब आप सोचेंगे कि अगर एक यंग वुमन अकेले 6 miles की जर्नी अपनी बाइसिकल पर कवर करती है तो इसमें क्या बड़ी बात है। गाइस, ऐसा है, ये उन दिनों की बात हो रही है जब ये बहुत कॉमन नहीं हुआ करता था, एंड पर्टिकुलरली ये जो बाइसिकल की बात हो रही है, जो जर्नी जो हर वीकेंड को उनको लेनी पड़ती थी,
वो जो रोड थी दैट वाज वेरी डेजर्टेड, ठीक है। तो इसीलिए जब वो हमेशा वीकेंड पर अपनी फैमिली यानी अपनी मदर को मिलने जाती थी, फिर आई थिंक मंडे को वापस आती होंगी, तो जब भी वो जाती थी उनका एक इंसान पीछा किया करता था। और इसीलिए वो शर्लक होम्स के पास आती हैं हेल्प के लिए कि जब भी मैं जाती हूँ, क्योंकि उनका जाने का और आने का टाइम मोर और लेस फिक्स होता था कि कौन से दिन को वीकेंड्स पर उन्होंने जाना है ना, ट्रेन स्टेशन जाना है, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगी, फिर जब वीकेंड ख़त्म होगा तो वापस आएंगी। तो उनका जाने और आने का टाइम और डे लगभग फिक्स होता था। जब भी वो साइकिल से ये 6 माइल्स की जर्नी कवर किया करती थी, एक इंसान बाइसिकल पर उनका पीछा किया करता था और वो बहुत मिस्टीरियस था। लेकिन वो इतना भी घबराती नहीं है कि एकदम से साइकिलिंग करना छोड़ दें। वो शर्लक होम्स के पास आती हैं, उनसे हेल्प मांगती हैं, ठीक है। So instead, she even tries to confront the solitary cyclist. अब गाइस जिन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, मैं बता दूं कि जब इस रोड पर जो काफ़ी डेजर्टेड है, वहाँ पर कोई आवाजावी नहीं है या बहुत कम है, जब भी वो अपनी बाइसिकल पर जाया करती थी, उन्हें एक और इंसान अपनी बाइसिकल पर उनका पीछा किया करते था। तो एक बार क्या हुआ कि रोड का एक शार्प टर्न होता है जहाँ पर जैसे रोड एकदम से घूमती है इधर को या उधर को, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, वो जाती हैं और रुक जाती हैं एक जगह पर, पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो इंसान भी रुक जाता है। फिर वो क्या करती हैं, उस साइकिलिंग करती हुई उस मोड़ से थोड़ा आगे चली जाती हैं और वहां जाकर रुक जाती हैं, वेट करती हैं कि अब ये पास करेगा, क्योंकि वो जो इंसान था उन्हें वो पहचान नहीं पा रही थी कि कौन है वो इंसान जो उनका पीछा हर बार कर रहा है और क्यों कर रहा है, व्हाट इज द मोटिव। तभी हमने लिखा है she even lays a trap for him by pedaling very quickly round a sharp turning of the road, जो मैंने अभी आपको बताया, and then stopping and waiting for him to pass, एकदम से कॉर्नर पे जाके आगे रुक जाती हैं कि अब इसको आने दो, ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये बोलते हैं she is also the kind of woman who has the power to say no to men like Mr. Woodley, who was very desperate to get her to agree to his advances by boasting of his wealth and assuring her that she could have the finest diamonds in London if she married him. तो गाइस आपको पता होगा मिस्टर कैरादर्स के घर में उनकी 10 साल की डॉटर को वो म्यूजिक पढ़ाती हैं, कहाँ पर, एट चार्लिंगटन हॉल। अब उनका जो जॉब है वो इस तरह की है कि उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता है और हर वीकेंड को वो अपनी मदर से मिलने जाती हैं। वो सारी मैंने कहानी आपको बताई है कि हर वीकेंड वो कैसे जाती हैं, साइकिलिंग करती हैं, फिर ट्रेन स्टेशन पहुंचती हैं, फिर वीकेंड ख़त्म होते ही वापस आती हैं। अब मिस्टर वुडली उनके घर में कभी कभी आया करता था। जब भी ये मिस्टर वुडले वहां पे आते थे, ये मिस वायलेट स्मिथ को बहुत परेशान करते थे, है ना। आप ये लगा लीजिए स्टेयरिंग करना या एडवांसेस करना, इवन तक कि उन्होंने उन्हें जानबूझकर इंटेंशनली बाहों में लेने की कोशिश की, ट्राइंग टू किस हर। और वो खुलेआम बोला करते थे कि शी कुड हैव द फाइनेस्ट डायमंड्स इन लंदन, कि अगर तुम इससे शादी करती हो तो तुम्हें मैं ये लेके दूंगा, वो लेके दूंगा। लेकिन शी हैड द पावर टू से नो, नो मीन्स नो, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। आगे देखिए, इन एडिशन टू दिस, as opposed to the gender roles assigned by the society, which expect women to just give birth to kids and raise them and serve their husbands, मिस वायलेट स्मिथ जो हैं वो जॉब करती हैं, जैसे मैंने बोला। शी ऑल्सो रिजेक्ट्स मिस्टर Carather's marriage proposal. She was already engaged to Cyril Morton. This person was an electrical engineer, ठीक है, as opposed to Mr. Carather's, when Mr. Woodley, whom she hated as he even tried molesting her, मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर वुडली जबरदस्ती किया करते थे, परेशान किया करते थे मिस वायलेट स्मिथ को। अब उनकी जॉब छोड़ने के पीछे गाइस एक और वजह है, अगर आपने पढ़ा हो। मिस्टर कैरादर्स जिनकी डॉटर को मिस वायलेट स्मिथ म्यूजिक पढ़ाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिस वायलेट स्मिथ को चाहने लगे थे।
और इवेंचुअली नैरेटिव में ये बात पता लगती है कि उन्होंने भी मैरिज प्रपोजल दिया मिस वायलेट स्मिथ को। उनको शक पहले से था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि शी वॉज एम्प्लॉयड देयर, उनकी डॉटर को पढ़ाती थी वहां पर, एंड ही वॉज अ डिसेंट गाय एज अपोज टू हिम। जब मिस्टर वुडली जबरदस्ती किया करते थे, एक बार जब थोड़ा सा ज्यादा सीन क्रिएट किया, तो मिस्टर कैरादर्स ने उन्हें बचाया और मिस्टर वुडली को बोला कि भाई क्या लगा रखा है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली मिस्टर कैरादर्स भी मिस वायलेट स्मिथ को प्रपोज करते हैं, उसके बाद वो जॉब छोड़ देती हैं। तो बाय द वे गाइस, हम क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हम उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है डॉयल का जो नैरेटिव है, यानी द एडवेंचर ऑफ द सॉलिटरी साइकिलिस्ट, ये सेक्सेस के बीच में रिलेशन को कैसे रीडिफाइन करता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, उस समय की जो एक्सपेक्टेशन थी सोसाइटी की, जो माइंडसेट था, जो आउटलुक था, उसके कंपैरिजन में मिस वायलेट स्मिथ का जो परसेप्शन है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो प्रोफेशनल करियर है, जिस तरीके से वो डील करती हैं इन सभी लोगों से, हम उसको बताते हुए ये कह रहे हैं कि डॉयल का नैरेटिव सेक्सेस के रिलेशन को रीडिफाइन करता है और विमेन के प्रोफेशनल एस्पिरेशंस को वॉइस देता है। क्योंकि अगर समाज ये सोचती है कि विमेन को घर पे ही रहना है, जॉब नहीं करनी है, तो इसके बिल्कुल कंट्रास्टिंग वे में आप समझिए कि मिस वायलेट स्मिथ अपने घर से दूर रह के जॉब करती थी। हालांकि उन्हें हर वीकेंड को आना जाना पड़ता था और कितनी दिक्कतें आती थीं, जैसे वो बताती हैं शर्लक होम्स को कि हर बार रास्ते में कोई पीछा कर रहा है, जाते हुए भी और आते हुए भी। लेकिन उन्होंने फिर भी जॉब छोड़ी नहीं इनिशियली, बाद में छोड़ी, जिसका मैंने आपको रीज़न बताया है। और हम साथ साथ टेक्स्ट में दिए गए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं टू जस्टिफाई व्हाट वी आर सेइंग। तो इन अ वे गाइस, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स ही हैं जो हमारे स्टैंड्स को सपोर्ट करती हैं। अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है, देन शी इज ट्राइंग टू कन्फ्रंट हिम। ये सारी चीज़ें, और मिस्टर वुडली को मना करना कि नहीं भैया आई हैव नो इंटरेस्ट, उसको भी मना करना और स्टर्नली मना करना, है ना, इन अ रिजिड एंड स्टर्न वे। और इवेंचुअली जब मिस्टर कैरादर्स उनको मैरिज प्रपोजल देते हैं, तो वो जॉब छोड़ देती हैं। तो इससे ये पता लगता है दैट शी इज केपेबल ऑफ टेकिंग हर ओन डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। फिर हम बात करते हैं कि उन दिनों, यानी women in earlier times used to be housewives and thus were dependent on their husbands for everything. लेकिन मिस वायलेट स्मिथ जैसी यंग वुमन जो है, शी इज अर्निंग अ लाइवलीहुड एज मेंशन अर्लियर, एंड शी डजंट डू सो अंडर प्रेशर। शी इज नॉट डूइंग इट अंडर प्रेशर, शी इज डूइंग इट willingly. And the moment they find the work environment disgusting, they stop working there. Like women like Miss Violet Smith, जब उनको पता लगता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ज़्यादा खराब हो रहा है, तो वो अपना डिसीजन लेती हैं और वहाँ से छोड़ देती हैं। अब देखिए, जब इवेंचुअली शर्लक होम्स आते हैं यंग वुमेन को बचाने के लिए, अब थोड़ा सा मैं टेक्स्ट के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम जब मिस वायलेट स्मिथ शर्लक होम्स के पास आती हैं, तो शर्लक होम्स डॉक्टर वॉटसन को भेजते हैं कि जाओ तुम देख के आओ कि तुम्हें क्या पता लगता है, क्या जानकारी तुम लेके आ सकते हो। लेकिन डॉक्टर वॉटसन वहाँ पे जाते हैं तो कुछ कुछ खास जानकारी लेके नहीं आते हैं, इतना ही बताते हैं कि हाँ मैंने देखा मैंने देखा कि मिस वायलेट स्मिथ साइकिल पे जा रही थी, उसके पीछे पीछे एक इंसान आता है साइकिल पर और वो इवेंचुअली कहीं पे छुप जाता है। तो इससे ज़्यादा जानकारी डॉक्टर वॉटसन नहीं ला पाते हैं, लेकिन जब द मैन हिमसेल्फ शर्लक होम्स खुद जाते हैं, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके लाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या पता लगा लेते हैं कि विलियमसन नाम का जो इंसान है, दिस गाय इन दिस नैरेटिव, ही यूज्ड टू बी अ क्लर्जीमैन। पर जिस समय मिस्टर वुडले ने फोर्सफुली एबडक्ट करके, है ना, जो उनकी लास्ट ट्रिप थी मिस्टर कैरादर्स से घर से, जब वो वापस आ रही थी कि मैंने यहाँ पे काम और नहीं करना, तो एक डॉग ट्रैप में वो आ रही थी। डॉग ट्रैप आप ये समझिए जैसे आप एक कैरेज होती है ना गाइस, इसमें दो व्हील्स होते हैं, तो आगे या तो एक हॉर्स होता है या डॉग होता है। तो डॉग ट्रैप पर वो आ रही थी
लेकिन उनको रास्ते में से उनका अपहरण करना, अबडक्शन समझ रहे हैं। तो मिस्टर वुडली उनका एबडक्शन करके चार्लिंगटन हॉल में ले जाते हैं। वहां पर विलियमसन ऑलरेडी मौजूद हैं। अब वो ये कहते हैं कि जी मैं क्लर्जी मैन हूँ, मेरे पास लाइसेंस है कि मैं इन दोनों की शादी करवा सकता हूँ, पर इन फैक्ट उनका लाइसेंस ऑलरेडी रिवोक हो चुका था। और ये सारी चीज़ें शर्लॉक होम्स खुद पता लगा लेते हैं, ठीक है। तभी तो वो कहते हैं, होम्स कहते हैं कि अ फोर्स्ड मैरिज इज नॉट ओनली इनवैलिड बाय लॉ, अगर तुम जबरदस्ती किसी की शादी करा रहे हो विदाउट हर कंसेंट, बट इट इज ऑल्सो अ सीरियस फेलिनी, कि आपको पनिशमेंट होगी इसके लिए। किसकी बात कर रहे हैं? विलियमसन। अच्छा, दिस प्रूव्स दैट women who once used to be victims of forced marriage get justice as such a thing is punishable by law. Consequently, Mr. Williamson and Mr. Woodley were both tried of abduction and assault, and Mr. Williamson had to spend 7 years in jail, while his accomplice, Mr. Woodley, served 10 years in jail. तो ये है गाइस इस क्वेश्चन का आंसर। आई कैन अंडरस्टैंड जिन लोगों ने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा समझना, लेकिन मैं एक और अटेम्प्ट करूँगा छोटा सा आपको बताने के लिए कि इस टेक्स्ट की समरी क्या है।